हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ अपना फीडबैक शेयर करूंगा। डी ट्रिपल एस बी का जो एग्ज़ाम था 13/20 पोस्ट कोड एलडीसी क्लर्क के लिए ये एग्ज़ाम था। और मेरा सेंटर पड़ा था MRS ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका हरि विहार। तो मैं आप लोगों से अपना फीडबैक शेयर करता हूँ। टोटल 10 सेक्शन थे और ईच सेक्शन में 20 क्वेश्चन थे, तो इस तरह टोटल हो गए 200 क्वेश्चंस। और जो सेक्शंस थे वो थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस और करंट अफेयर्स। तो ये टोटल 5 सेक्शन थे। तो हर एक सेक्शन में एक सेक्शन टफ था और जो सेकंड सेक्शन था वो इजी था। लेट्स से अगर आप मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में जो सेक्शन 1 था उसमें 20 क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे, पर्सनली मुझे ऐसा लगा। और जो सेक्शन 2 था उसमें क्वेश्चंस थोड़े इजी थे और यही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ फॉलो हो रहा था। हिंदी के साथ भी यही था, मैथ्स के साथ भी यही था और रीजनिंग के साथ भी और जीएस के साथ भी यही था। तो मैं जितने क्वेश्चंस मुझे याद थे और जितने मैं याद रख पाया उतने मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये 10 सेक्शंस में हम खुद से सेक्शन को ना चेंज नहीं कर सकते थे। बाय डिफ़ॉल्ट पहला जो सेक्शन था वो रीजनिंग का ही खुलेगा और उसको आप स्विच नहीं कर सकते। तो रीजनिंग पहला सेक्शन रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन आपका करंट अफेयर्स का, तीसरा सेक्शन मैथमेटिक्स का, चौथा सेक्शन इंग्लिश का और सबसे लास्ट में थी हिंदी। तो इनको आप सेक्शन को स्विच नहीं कर सकते। तो और स्टेपुलेटेड टाइम जो था वो आपका 120 मिनट थे। 120 मिनट के अंदर ही आपको करना था और किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी। मतलब वो आपकी चॉइस है कि आप सारा टाइम एक ही सेक्शन में दे दो या फिर अपने अकॉर्डिंगली आप जितनी जल्दी हो सके उस सेक्शन को कंप्लीट कर दो। और दूसरी सिचुएशन ये थी कि एक बार आपने सेक्शन के 20 क्वेश्चन सबमिट कर दिए तो आप दोबारा से उस सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब वो आपका डेटा सेव हो जाएगा सर्वर पे, आप उसको दोबारा पीछे जाके चेक नहीं कर सकते। मतलब नेक्स्ट सेक्शन पे जाना आपके लिए एक तरह का कंपल्सन है। ठीक है, तो मैं आपसे अपना फीडबैक शेयर करता हूँ। पहले रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। रीजनिंग के पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन थे और सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी थी सेक्शंस की क्वेश्चंस की वो थे सिलोगिज्म के क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा थे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको सिलोगिज्म में देखने के लिए मिलेंगे। और डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट में बोलूँगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी, मतलब ABCDE रेशियो फिर DEFG करके ऐसे करके जो एनालॉजी बेस्ड अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी थे उसके ऊपर कम से कम 6-7 क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड थे, वो भी सीरीज़ वाली फॉर्म में। ठीक है, और बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए इन लोगों ने पजल्स पूछी थी और पजल्स का लेवल वाकई में काफ़ी डिफ़िकल्ट था। सिटिंग अरेंजमेंट आए हुए थे, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था। और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने वाले कि भाई कौन कहाँ से किधर बैठा है ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं थे। उसमें भी इन्होंने रीजनिंग डाली हुई थी कि खुद से इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे कि 4 आंसर दे रखे थे। उन 4 आंसर में हमें जज करना था कि इधर 1, इधर 2, इधर 1, 2 और 3 ऐसे करके जो ऑप्शंस दिए थे इन लोगों ने ऐसे दिए हुए थे कि भाई एक कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे पोजीशन बेस्ड था कि भाई राम कहाँ से बैठा है, ऐसे करके ना पूछ के बस ये पूछ रखा है राम रमेश के लेफ्ट था, रमेश के राइट था, रमेश और सुरेश के बीच में था, ऐसे करके खुद से ही 4 ऑप्शन, खुद से 4 आंसर दे रखे थे। उन 4 आंसर के ऊपर अलग से सब क्वेश्चन पूछे हुए थे कि इधर 1, 2, 1 और 2 ऐसे करके। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो ओड वन आउट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रायंगुलर का मतलब दे दिया रेड और रेक्टेंगुलर का मतलब दे दिया ब्लू और ओवल का मतलब दे दिया ब्लैक, उसमें से आपको जो यूनियन वाले जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल के आपको ओड वन आउट छांटना होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन थे। वो भी डायरेक्ट नहीं पूछे होते। मतलब रीजनिंग में बोलो चाहे मैथ्स में बोलो, किसी में भी क्वेश्चन ना डायरेक्ट नहीं पूछे होते। मतलब खुद से इन्होंने आंसर निकाल रखे थे, कुछ आंसर गलत थे कुछ सही थे और उन पे इन्होंने सब ऑप्शंस पूछ रखे थे कि भाई इधर 1 और इधर 2 ऐसे करके। जैसे कि इन्होंने खुद से एक क्वेश्चन दे रखा था मैथमेटिक्स में कि भाई किसी ट्रायंगल का या क्यूबोर्ड का एरिया निकलवाने के बाद उसमें पूछ रखा था कि अगर हम ये वाली साइड हटा देंगे तो एरिया ये निकल के आएगा, ये कथन सही है या गलत, ऐसे करके।
तो रीजनिंग में मैंने आपको बताया एनालॉजी हो गई, और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। पजल, जिसमें मैंने बताया पजल के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट होगी, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कम से कम 4-5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे, और अच्छे वाली कोडिंग डिकोडिंग आई हुई थी। और हाँ, ये तो फर्स्ट सेक्शन की बात कंप्लीट होगी। सेकंड सेक्शन में अगर बात करूँ, सेकंड सेक्शन में आपकी जो जो फिगर बेस्ड रीजनिंग होती है, जिसमें फिगर दी होती हैं, उसे शायद नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। हाँ, नॉन वर्बल रीजनिंग के कम, वो सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चन उसी के थे कि भाई फिगर फिगर मूवमेंट हो रही है, प्लेसमेंट हो रही है, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन उसके अंदर थे, पेपर कट फोल्ड वाले क्वेश्चन उसके अंदर थे, और फिगर्स का कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न एक फिक्स एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था, तो हमें उनमें चूज करके बताना था कि नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी इस टाइप के क्वेश्चन से। तो ए वाले में तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल रीजनिंग आती है वो था, और बी वाले सेक्शन में सारी की सारी फिगर बेस्ड रीजनिंग थी, उसमें वैन डायग्राम भी थे और ये सब। तो ये तो रीजनिंग का था। और अगर मैं बात करूं अब जीएस की मैं बात करूं, तो फर्स्ट सेक्शन जो था वो था आपका साइंस से रिलेटेड, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड था, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे हुए थे। और सेकंड जो सेक्शन था वो सारा का सारा करंट अफेयर्स बेस्ड था। तो फर्स्ट सेक्शन में इन्होंने वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखे थे, भाई एक कोई डांस का नाम दे रखा था, भाई फलाना डांस कौन से राज्य से है, कोई कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखा था कि भाई ये वाला इंस्ट्रूमेंट किस राज्य में के लिए फेमस है, ऐसे करके। फिर पूछ रखे थे जैसे मेटल्स के क्वेश्चन पूछ रखे थे कि मेटल एयर के साथ रिएक्ट करके कौन सा ऑक्साइड बनाती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे, मतलब बेसिक साइंस वाले क्वेश्चन पूछे हुए थे। और इसी के अंदर इन्होंने पूछा हुआ था वही ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और और जो सेक्शन ए था इसी के अंदर ही ना इन्होंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी पूछे हुए थे। जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं कि भाई जीडीपी के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा जीडीपी निकल के आएगा, या फिर इस टाइप के, मतलब टिपिकल इकोनॉमिक्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसके इन्होंने खुद से 2 आंसर दे रखे थे। बल्कि ये तो मैं बोलूँगा कि जितने भी सेक्शन थे ओवरऑल, पाँचों सब्जेक्ट की बात करूँ, पाँचों सब्जेक्ट में ये एप्लीकेबल था कि इन्होंने खुद से आंसर दे रखे थे, और उन आंसर में से हमें ऑप्शन चूज करना था, इधर 1 2 करके ऐसे करके। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब जीएस में भी बोल लो चाहे किसी सब्जेक्ट में बोल लो। मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में वही सेक्शन ए में आपके मिक्स क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस के हो गए, और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, परसेंटेज के क्वेश्चन थे, रेशियो के क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन थे रेशियो के। उसके अलावा सेकंड जो पार्ट था, सेकंड पार्ट में ग्राफ के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। ग्राफ से रिलेटेड काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बस आपको वैल्यू रीड करनी है और डायरेक्ट आंसर, चुटकी में आंसर आ जाएगा, कोई दिमाग भी नहीं लगाना। और सेकंड पोर्शन के अंदर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंसुरेशन से आए हुए थे, मैंसुरेशन के थे। ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, और ना ही ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन था। मैंसुरेशन के स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चन थे, वही कि एक बोतल को पिघाल दिया उससे कितने गोले बन जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। और एक कोई साइड दे दी और उस साइड का हटा के कोई दूसरी साइड बतानी है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। और एवरेज के क्वेश्चन आए हुए थे। एवरेज के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल मुझे लगे, कि 1-2 क्वेश्चन ईजी थे, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत टफ थे, बट कुछ क्वेश्चन लिटरली बहुत मुश्किल थे एवरेज के क्वेश्चन। और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं थे। सीआई वाले चैप्टर के क्वेश्चन आए हुए थे, वो भी काफ़ी मुश्किल थे। पर्सनली मुझे बहुत मुश्किल लगे, हो सकता है आपको ईजी लगे हो। और बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन वाले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं होते, जैसे स्क्वायर रूट की पावर, स्क्वायर रूट की पावर, स्क्वायर रूट, ऐसे करके जो स्क्वायर रूट की पावर बढ़ती चली जाती है, सिंप्लीफिकेशन के वो वाले क्वेश्चन आए हुए थे। कि भाई क्यूब रूट, किसी का क्यूब रूट दे रखा है ग्रेटर देन, किसी का 4th रूट दे रखा है ग्रेटर देन, किसी का 6th रूट दे रखा है, तो बताना था कि इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन थे। एलसीएम एचसीएफ के बड़े सिंपल से क्वेश्चन दे रखे थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पी इंटू क्यू वाले फॉर्मूले पे। और मतलब जो एडवांस मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथमेटिक्स में से खाली मैंसुरेशन आई हुई थी, बाकी छुटपुट सारे ही सिलेबस के क्वेश्चन थे, मतलब एवरेज, परसेंटेज, रेशियो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, सीआई के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। और मैं बात करूँ मैंसुरेशन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। ग्राफ बहुत सिंपल आया हुआ है, ग्राफ में कोई इशू नहीं है, ग्राफ आप इजीली कर लोगे। टाइम एंड वर्क के
क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल बेसिक टुच्चा सा क्वेश्चन है एकदम। ये मैथमेटिक्स का हो गया। बाकी अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश दे रखी है, मतलब आपको पुराने दिन याद आ जाएंगे एसएससी के, जब 200 मार्क्स का पेपर हुआ करता था और 2 घंटे का पेपर हुआ करता था। बिल्कुल टिपिकल इंग्लिश पूछी हुई है, वही 5 से 7 क्वेश्चन एरर छांटने वाले, 5 से 7 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस वाले पैटर्न पे, स्पेलिंग करेक्शन से 5 से 7 क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन के हो गए हैं। इम्प्रूवमेंट 5 नंबर की इम्प्रूवमेंट हो गई, और ये लगा ले कम से कम पैसेज के 5 क्वेश्चन पैसेज के फिक्स हैं, और PQRS के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन PQRS के थे। और PQRS के अलावा वो सिनोनिम एंटोनिम मैंने बताई दिए हैं। और जो पैसेज है, पैसेज काफ़ी इजी है, मतलब ज़्यादा लेंदी पैसेज नहीं है। पैसेज तो 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दी, 2 मिनट के अंदर ही पैसेज हो जाएगा, पैसेज तो ज़्यादा टफ नहीं है। मेन जो मुश्किल थे भाई, सेंटेंस एरर बहुत मुश्किल लेवल की पूछ रखी थी, एकदम अच्छे लेवल की स्टैंडर्ड इंग्लिश पूछी हुई थी सेंटेंस में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी थे, और सिनोनिम एंटोनिम इजी थे, लेकिन स्पेलिंग तो भाई नेक्स्ट लेवल स्पेलिंग पूछी हुई थी, बहुत टफ, मतलब आपने पढ़ी भी नहीं हो इतनी इतनी टिपिकल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिमिलर स्पेलिंग रख रखी हैं, आप डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी स्पेलिंग कौन सी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में और सेकंड सेक्शन दोनों में मिक्स हैं। इसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक क्वेश्चन ज़्यादा थे और दूसरे में ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों के मिक्स थे। ठीक है, और रही बात हिंदी की, तो भाई जिसने हिंदी पढ़ रखी है वो ही पेपर अटैम्प्ट कर सकता है। हिंदी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पूछ रखी है, मतलब हिंदी में सबसे मुश्किल जो होती है वो पंक्चुएशन वाला जो चैप्टर होता है वो है, उससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे, सिंबल्स दे रखे थे कि भाई ये वाला सिंबल कहाँ यूज़ होता है, अल्प विराम के लिए कौन सा है, पूर्ण विराम के लिए कौन सा है। मतलब ये तो मैंने बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल दिए हैं, काफ़ी टिपिकल लेवल के ऐसे सिंबल मैंने कभी नाम ही नहीं पढ़े उनके। और जिसने छंद पढ़ रखे हों, छंद लोकोक्तियाँ पढ़ रखी हों, मुहावरे काफ़ी ईजी आए हुए थे। और जिसने पूरा मतलब वो पढ़ रखा है, क्या बोलते हैं हिंदी में, व्याकरण रचना जिसने पढ़ रखी है ना, वही क्वेश्चन हिंदी का अटैम्प्ट कर सकता है इजीली। तो हिंदी मुझे पर्सनली बहुत टफ लगी। हिंदी में आप 40 में से 20 क्वेश्चन अगर कर दो ना तो बहुत बड़ी बात है, 20 क्वेश्चन मुश्किल हो पाएंगे, बाकी जो 20 क्वेश्चन है सर के ऊपर से जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल चीज़ें पूछ रखी हैं, जैसे कि लोकोक्तियाँ जो पूछ रखी हैं काफ़ी टिपिकल लेवल की पूछ रखी हैं, और संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, इनसे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे इससे। और पूर्ण विराम अल्प विराम से मतलब सेंटेक्स जिसे बोलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। और ये पूछे हुए थे कि इस वाले वाक्य में मिश्रित वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा हो गया, प्रत्यय उपसर्ग पूछ रखे थे, कौन सा प्रत्यय लगेगा कौन, और प्रत्यय उपसर्ग हालांकि सुनने में बहुत इजी है, लेकिन उससे जो क्वेश्चन पूछ रखे थे वो बहुत टफ लेवल के पूछ रखे थे। और ऐसे ही हिंदी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अव्यय अव्यव क्या होते हैं, ये मतलब देशज विषय देशज विदेश शब्द से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, मतलब स्टैंडर्ड हिंदी पूछ रखी थी, बिल्कुल टिपिकल ग्रामर वाली इंग्लिश। तो 20 क्वेश्चन अगर वो 40 में अटैम्प्ट कर दो बहुत बड़ी बात है, वरना नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल बहुत मुश्किल थे। तो आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया हो। थैंक्स यू।